देखिए, आज हम बात करेंगे सप्त धातु के बारे में। सप्त धातु बेसिकली शरीर के 7 मूलभूत तत्व बताए गए हैं, जो शरीर को धारण करते हैं। हमारे शरीर में जो भी रोग पनपते हैं, हमारे शरीर में जो भी डाइजेशन के प्रोसेस होते हैं, वो सारे के सारे इन्हीं सातों के कारण होते हैं। इन्हीं सातों को पोषण मिलता है और यही सातों की स्थिति बताती है कि हम रोगी रहेंगे या स्वस्थ होंगे। इनको आपने लाइन से लिखना है और याद करना है। ये लाइन से ही चलेंगे। सबसे पहला जो टिश्यू होता है या मूल तत्व होता है वो होता है रस। रस से रक्त का निर्माण होता है, रक्त से मांस, मांस से मेद, मेद से अस्थि, अस्थि से मज्जा और मज्जा से शुक्र। आप किसी भी मेडिकल साइंस में हो, वो इसको नकार नहीं सकते। हमारी बीमारियां इन्हीं में लगती हैं। अब रस क्या है? जो भी भोजन आप ग्रहण करते हैं, मुंह में जब आप उसको चबाते हैं तो उसमें कई तरीके के केमिकल्स मिलते हैं, जिसमें मेन जो केमिकल होता है जो मुंह में मिलता है वो टाइलिन होता है, जो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करने का काम करता है। तो ये जो पहली प्रक्रिया है, जब आपके भोजन में मुंह का रस मिलता है तो ये पेट में जाता है। पेट में इसमें हाइड्रोक्लोराइड एसिड मिलता है, जो इसको डाइल्यूट करने का काम करता है और इसे सफेद रंग की लुगदी में बदल देता है। वहां से ये डुडोनम में जाता है। डिडोनम में गॉल ब्लैडर या लीवर के द्वारा जो जूसी सिक्रेट होते हैं वो उसमें मिल जाते हैं, जो उसको और अच्छे से पचने योग्य बनाते हैं। फिर ये छोटी आंत में जाता है, जहां पर इस सफेद द्रव्य में से जो पोषक तत्व होते हैं वो खींच लिए जाते हैं। फिर ये बड़ी आंत में जाता है। वहां पर उस पोषक तत्व में जो भी आपके पास वेस्ट मटेरियल तैयार हुआ था, जो छोटी आंत से बड़ी आंत में भेजा गया था, पानी की जो मात्रा होती है वो बड़ी आंत द्वारा खींच ली जाती है। उसके बाद जो सूखा वेस्टेज रह जाता है, जिसमें नमी की मात्रा बहुत कम होती है, वो बड़ी आंत के अंतिम बिंदु एनएस द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया जो मुंह से चालू हुई और एनएस से निकालने के दौरान, इसमें शरीर ने जो कुछ भी खींचा, जिस रूप में खींचा, उसको रस कहा जाता है। चाहे वो मिक्स होने का काम हो डिडोनम तक, चाहे वो आंतों के चूसने का काम हो, ये सब रस कहलाता है। अब बॉडी ने जो इसमें से खींचे थे पोषक तत्व, वो सेल्स को भेज दिए जाते हैं। सेल्स अपनी जरूरत का सामान उसमें से लेते हैं और शरीर में नए ब्लड सेल्स का निर्माण करने में मदद करते हैं। जो ये नए ब्लड सेल्स बनते हैं, इसे रक्त प्रवाहिकाओं में डाल दिया जाता है, यानी जहां पे रक्त बहता है वहां पर डाल दिया जाता है। रक्त तरल द्रव्य है, जिसमें लाल रक्त कणों की अधिकता रहती है, जिसके कारण वो लाल दिखाई देता है। तो जो लाल रक्त कण है वो वही आपके रक्त को काउंट किया जाता है, रक्त के रूप में काउंट किया जाता है। अब जो एलोपैथी में आप देखते हैं कि ये हीमोग्लोबिन है, उसके अंदर आपका कुछ अंश रक्त का, कुछ अंश ऑक्सीजन का, कुछ अंश पोषक तत्वों का रहता है। तो शरीर उसको अपनी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके तोड़कर ऊर्जा और ऑक्सीजन का निर्माण करता है। तो एलोपैथी उसे हीमोग्लोबिन के रूप में मानती है। हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन मात्रा में कम हो लेकिन रक्त की अधिकता हो सकता है आपका हीमोग्लोबिन बहुत ज्यादा हो लेकिन रक्त में कमी आ सकती है। रक्त को मापने का अभी तक कोई पैमाना नहीं है। डॉक्टर, वैद्य इसे अपने एक्सपीरियंस से मापते हैं। इसके लिए चेहरे की रंगत, मनुष्य की प्रसन्नता, आंखों के अंदर की सफेद लेयर, जीभ, नाखून, बाल इत्यादि के द्वारा इसको अच्छे से मापा जा सकता है। मूल रूप से इसको मापने के लिए जो आपको चाहिए वो आंख, जीभ और नाखून है। इनसे हम गहराई से समझ सकते हैं कि शरीर में रक्त की स्थिति कैसी है। हीमोग्लोबिन से हमारे थ्योरी में रक्त का कोई लेना देना नहीं है।
ऐसा माना गया है विशुद्ध आयुर्वेद में कि हमारे शरीर में, शरीर कितना भी बड़ा हो, हमारी 7 अंजुली के बराबर रक्त रहता है। अब ये जो रक्त है, ये बॉडी के द्वारा इकट्ठा किया जाता रहता है और धीरे धीरे इस रक्त की मात्रा बढ़ने से, इसका पोषण होने से ये मांस में कन्वर्ट होता है और शरीर को वसा प्रदान करता है। मांसपेशियों में जब रक्त बहता है तो मांसपेशियों को मजबूती मिलती है, एक्टिवनेस मिलती है। जब मांसपेशियों को एक्टिवनेस मिलती है तो मांसपेशियां एक प्रकार के द्रव या चिकनाई का छोड़ती हैं। वो चिकनाई ही आपकी वसा के रूप में क्रिएट होती है। यदि वो अच्छी चिकनाई है तो आपके शरीर में आपको बल देने का, मूव करने का, गति देने का काम करेगी। और यदि वो अगर खराब है तो वो जो हमारी कार्टिलेजेस होती है उनको वीक करने का, ड्राई करने का काम करती है। इसके अंदर आपके देखने के प्रोस्पेक्टिव कई सारे होते हैं, तो आप किस प्रोस्पेक्टिव को देख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अगर हम सिंपल भाषा में बोले तो हम अगर मान लीजिए एक व्यक्ति एक बार में 100 किलो भोजन खाता है, तो वो 100 किलो का भोजन रक्त जब बनेगा तो वो 10 किलो बनेगा। हमेशा दशांश का फार्मूला लगाया जाता है। 10 किलो रक्त से 1 किलो मांस बनेगा, 1 किलो मांस से 100 ग्राम मेद बनेगा, 100 ग्राम मेद से 1 ग्राम अस्थि बनेगी। इस तरीके से 10-10% घटता चला जाएगा। ये पूरा प्रोसेस 40 दिन में पूरा होता है, ऐसा आयुर्वेद में माना गया है। जो स्वस्थ व्यक्ति होगा 40 दिन में पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, तो इस प्रक्रिया को घटने में 120 दिन का समय, लगभग 3 महीने का समय, सॉरी 90 दिन का समय, 90 से 120 दिन का समय लग जाता है। अधिकतम 120 दिन का समय लगता है इस प्रोसेस को पूरा होने में। तो आज हमने जो खाना खाया है वो कल मॉर्निंग में हमारे पेट से निकलेगा, ऐसा नहीं होता। हम आज जो खाएंगे वो 3 से 4 दिन बाद हमारे शरीर से बाहर निकलता है। और उसी चीज का जो प्रोसेस होता है, जो 3 या 4 दिन बाद निकला, वो रस का मल था। इसी तरीके से रक्त का जो मल है वो लगभग 8 से 16 दिन बाद हमारे शरीर से बाहर निकलता है पसीने के रूप में। तो ये पूरी बॉडी की प्रोसेसिंग होती है। इस प्रोसेसिंग को हमें अच्छे से समझना है, याद करना है। आप किसी भी पैथी में जाएंगे ये प्रोसेसिंग आपको हेल्प करेगी। अब जो चिकनाई बनी, मेद बना, उसको हम एडिपोज टिश्यूज या फैट टिश्यूज के रूप में जानते हैं। अब जब उनका डाइजेशन होता है तो वो हमारी हड्डियों को बल देती है। हड्डियों को बल कैसे देंगी? विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, इनके रूप में। तो हम ये कहते हैं कि मेद से अस्थि का निर्माण होता है। ऐसे ही जब हड्डियां मजबूत होती हैं तो उनके अंदर दोबारा से चिकनाई बनने लगती है, जिसको मज्जा बोला जाता है, जो बोन मैरो का काम करती है। ये हमारी आंतरिक चेतना को बढ़ाने का, बॉडी में सिग्नल्स लाने ले जाने का, उम्र को बढ़ाने का काम करती है। उससे हमारे शरीर में शुक्र पैदा होता है। जो शुक्र है वो हमारा ओज, तेज, बल, बुद्धि, बुद्धि नहीं कहेंगे, प्रज्ञा, ये बढ़ाने का काम करता है और हमारे चेहरे पर सत्व के रूप में नजर आता है। जैसे आपने देखा होगा, हमें दूध से घी निकालना है तो उसके लिए अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहले दूध को उबाला जाता है, फिर दूध को ठंडा किया जाता है, फिर दूध को मथा जाता है। तो मथने से दूध में से मक्खन निकलने लगता है। जब मक्खन निकलता है तो खट्टा पानी कुछ बचा रह जाता है, जिसको हम मठा बोलते हैं। ये मठा भी खाने में प्रयोग किया जा सकता है। फिर जो मक्खन निकला था उसको गर्म करा जाता है, फिर ठंडा करा जाता है, या डायरेक्ट उसको पानी में डाल के फिर मथा जाता है। तो उस मक्खन से आपका घी बनता है। तो जब घी बनने का प्रोसेस होता है तो पनीर जैसे कुछ तत्व, मोटे मोटे टुकड़े बच जाते हैं। उसको यदि निचोड़ दिया जाए तो उसमें से भी पानी निकलेगा और शेष हमारे पास जो बचेगा वो पनीर बचेगा। उस पानी का प्रयोग भी रोगों से मुक्ति पाने के लिए किया जा सकता है।
उसमें दूध से कहीं ज्यादा शक्ति होती है। तो जिस जिस तरीके से जब जब किसी प्रोडक्ट को मथा जाता है तो उससे एक अगले प्रोडक्ट का निर्माण होता है। सप्त धातु निर्माण की यही प्रक्रिया मानी गई है। हर अगली धातु पहली धातु से बलवान होती है। अगर पहली धातु कमजोर होगी तो अगली धातु भी कमजोर होगी। इसलिए जब हम मुख्य धातु को देखते हैं तो हम उससे पहली धातु को रोग का कारण मान सकते हैं। जैसे किसी व्यक्ति में अस्थियों की कमजोरी है, बोन्स कमजोर है, तो एलोपैथी चिकित्सा, आयुर्वेदीय चिकित्सा ये क्या करते हैं, ये बेसिकली बोन्स को स्ट्रेंथ देने वाली रेमेडी, विटामिन डी, कैल्शियम, फास्फोरस, जो आपका ये हड्डियों के लिए सोडियम, ये चीजें दी जाती हैं जो हड्डियों को बनाने में मदद करती है। अब क्योंकि हमारे शरीर की प्रक्रिया कमजोर थी, हमें ये सारी चीजें मिलती हैं, तो हड्डियों पे 5%, 10%, 20% का आराम आता है। पर जैसे ये दवाइयां बंद करी जाती हैं, रोग दोबारा से सामने आता है, हड्डियों में वीकनेस दोबारा आ जाती है। तो जब भी हड्डियों की दिक्कत होगी तो ताउम्र आप देखेंगे, एक बार किसी को दिक्कत आ गई तो उसे पूरी जिंदगी दवाओं का सेवन करना पड़ता है। वहीं दूसरी ओर विशुद्ध आयुर्वेद ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को अस्थि की दिक्कत आई है तो समझ जाइए उसके फैट एडिपोज यानी मेदा जो है वो कमजोर हो गई है। अब मेद शरीर में दो चीजों को माना गया है। पहला मेद यानी चिकनाई, जिसे हम फैट एडिपोज बोलते हैं, और दूसरा इसका क्रिएटर, जिसे हम लीवर बोलते हैं। यदि लीवर प्रॉपर एक्टिव होगा तो वो शरीर में मेद को कंट्रोल रखेगा। तो लीवर को भी आयुर्वेद में, विशुद्ध आयुर्वेद में मेद बोला गया है। तो लीवर यदि तंदुरुस्त होगा तो वो फैट टिश्यूज को प्रॉपर रेगुलेट करता रहेगा, और फैट टिश्यूज अगर रेगुलेट होंगे तो बोन्स नेचुरली अच्छी कंडीशन में रहेगी। और यदि लीवर कमजोर होगा तो धीरे धीरे आप जितना मर्जी विटामिन डी खा लीजिए, शरीर उसको पचा नहीं पाएगा और हड्डियां कमजोर होती चली जाएगी। अब यहाँ पर हमने जो देखा वो विशुद्ध आयुर्वेद का नियम था कि अगर अस्थियां कमजोर हैं तो मेद में कमजोरी देखी जाएगी। पर यहाँ पे मूल रूप से मेद क्योंकि प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, लीवर काम नहीं कर पा रहा, ठीक है हम लीवर का इलाज करेंगे, पर लीवर को ठीक करने वाली चीज यानी मास फंक्शनिंग भी देखी जाएगी। यदि मास में कहीं रुकावट आ रही है, बनने के प्रोसेस में दिक्कत हो रही है, मास मोटा हो गया है, मास में टॉक्सिसिटी आ गई है, तो लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा। लीवर प्रॉपर वर्क नहीं करेगा तो मेद नहीं बनेगा, मेद नहीं बनेगा, इम्बैलेंस होगा, तो अस्थियों में प्रॉब्लम आएगी आएगी। तो जब भी आप किसी चीज को देखेंगे, आपने नीचे की ओर जाना है, और जहां पर आपको रोग दिखाई दे वहां से ब्लॉकेज को खोलना है। आप इसको एक नाली मान सकते हैं। नाली में जहां पे ब्लॉकेज मिले उस ब्लॉकेज को खोलिए, बॉडी अपने आप को रेगुलेट करती हुई इंडिकेशन देना शुरू कर देगी। इनके अपने कुछ टॉक्सिसिटीज होती हैं, उन टॉक्सिसिटीज के बारे में अब हम लोग बात करते हैं। टॉक्सिसिटीज क्या होती है, देखिए, इसको हम बोलते हैं सप्त धातुओं का मल। जब हमारी बॉडी में रस अच्छी क्वालिटी का बनता है, उसका डाइजेशन होता है, तो हमें कफ बनता है। कफ यानी शरीर में भारीपन का निर्माण होना, शरीर में डेवलपमेंट का होना, शरीर में गेन का होना। कफ का मतलब बलगम बिल्कुल भी नहीं है। हम बलगम को भी कफ बोल देते हैं, बलगम बनता है तो हम बोलते हैं कफ बन रहा है। बलगम अलग चीज होती है, कफ अलग चीज होती है। यदि आपका कफ अच्छा है तो आपके चेहरे पे चमक आएगी। यदि आपका कफ अच्छा है तो आप शांत मन, स्थिर बुद्धि होंगे। यदि आपका कफ अच्छा है तो नींद गहरी आएगी। यदि आपका कफ अच्छा है तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो यही चीजें अगर अपोजिट हो जाती हैं और बलगम में चली जाती हैं तो इसका वाइस वर्सा होगा, यानी ऑपोजिट होगा। आपको लोगों पे गुस्सा आएगा क्योंकि रस आपका प्रॉपर नहीं बन रहा। हार्मोनल डिसबैलेंस रस के द्वारा ही देखे जा सकते हैं। आपका प्रॉपर कफ नहीं बन रहा, जिसकी वजह से नींद की समस्या होगी। नींद की समस्या होगी, हाथ पैरों में दुखन होगी, हाथ पैरों में दुखन होगी, तो सिंपल सी बात है कि हमारे अंदर चिड़चिड़ापन बना रहेगा।
अब कफ यदि अधिक मात्रा में बनने लगे तो हमारी नाक से कफ बाहर निकलता है, चाहे वो जल रूप में निकले, चाहे वो गाढ़े रूप में निकले। कफ जब भी आपके शरीर से बाहर निकलेगा वो नाक से निकलेगा, ये लिख के रखिएगा। जो मुंह से निकलता है वो पित्त होता है, दिखेगा वो भी कफ के रूप में, लेकिन एक्चुअली वो पित्त है। तो कफ आपकी नाक से निकलेगा और पित्त आपके मुंह से निकलेगा। बलगम मुंह से निकलता है, कफ नाक से निकलता है। जिसकी बॉडी में कफ अच्छा होगा, यदि वो बच्चा है तो बालों में जुएं पड़ जाएंगे, यदि वो वृद्ध है तो बाल मजबूत, घने, लंबे, काले। अगर कफ की मात्रा बॉडी में रेगुलेट, बैलेंस है तो। दूसरा कफ के लक्षण क्या होंगे? कफ क्योंकि हमारी बॉडी की स्ट्रेंथ होता है, पलकें भारी होंगी, आईब्रोज भारी होंगी, नाखून लंबे और सुंदर होंगे, शरीर में तेज दिखाई देगा, एनर्जी बनी रहेगी, हालांकि काम करने का मन नहीं करेगा क्योंकि कफ धीमी गति से युक्त होता है। तो ये सारे लक्षण जो है कफ के बताए गए हैं। अब कफ का जब डाइजेशन होगा तो ब्लड बनेगा, और जब ब्लड का डाइजेशन होता है, वो मांस में कन्वर्ट हो रहा होता है, तब पित्त का निर्माण होता है। अब जो पित्त है वो हमारे मुख द्वारा निकलता है। अलग अलग जगहों पर अलग अलग प्रकार का पित्त बताया गया है, जैसे खून में मिला हुआ पित्त, बलगम में मिला हुआ पित्त, दिमाग का पित्त। तो इनसे अलग अलग चीजों का निर्माण होता है, हम इतनी डेप्थ में नहीं जाएंगे। हमने बस ये जानना है कि कफ मुंह से नाक से निकलेगा, पित्त मुंह से निकलेगा। पित्त हमारे शरीर की अग्नि है, कफ हमारे शरीर में जल है। यदि पित्त हमारे शरीर में कम बनेगा तो हमारे बॉडी में जल तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी, और यदि पित्त हमारे शरीर में ज्यादा बनेगा तो हमारे शरीर में अग्नि तत्व की मात्रा बढ़ जाएगी। जल तत्व की मात्रा बढ़ेगी तो हम धीमी गति से युक्त, शरीर में थुलथुलपन, यूरिनेशन की समस्या, किडनी की समस्या, थायराइड की समस्या क्रिएट करेगा। इसका कफ से कोई लेना देना नहीं। और यदि पित्त अधिक मात्रा में बनेगा तो शरीर को दुबला पतला कर देगा, रंग काला कर देगा। इस तरीके से हम बॉडी को डायग्नोज करते हैं। अब जब पित्त वेस्टेज बना तो मांस का निर्माण हुआ। जब मांस बॉडी में डाइजेस्ट होता है, मेद बनता है, तो आप देखेंगे नाक, कान, आंख आदि का मैल बनता है। शरीर में हमारे जितने छिद्र हैं सब में मैल बनना चालू हो जाएगा। अगर सब अच्छा मैल बना रहे हैं और आपको साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, या उनके अंदर अच्छी चिकनाई है, तो आप समझ सकते हैं आपकी बॉडी में इंटरनल विटामिन डी की मात्रा बहुत अच्छी है, विटामिन ई की मात्रा बहुत अच्छी है। ये आपकी क्वालिटी ऑफ फैट बताता है। जैसा मैल होगा वैसा आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ होगी। अगर आपकी आंखों में कीच आता है, चिपचिपा आता है, तो आप समझिए आपका आंखों का रीजन, आपका चेहरे का रीजन, मांस की वहां पर बैलेंसिंग अवस्था है। और यदि आंखों में कंकड़ी सी निकलती है तो समझ जाइए चेहरे में गर्मी बढ़ गई है। तो हम इस चार्ट के माध्यम से ही सारा समझने की कोशिश करते हैं बॉडी कैसे काम करती है। अगर ये चार्ट हमें समझ आ जाता है तो हमारे लिए विशुद्ध आयुर्वेद बहुत आसान हो जाएगा। इसी के अंदर हम वात पित्त कफ जोड़ेंगे, इसी के अंदर हम पंचमहाभूत जोड़ सकते हैं। तो छिद्रों से जितने भी प्रकार का मल निकलता है, टॉक्सिसिटी निकलती है, वो मांस के द्वारा देखी जाती है। अब मेदस का निर्माण होता है तो उस व्यक्ति को पसीना आएगा। यदि पसीना गर्दन के नीचे है तो समझ जाइए व्यक्ति स्वस्थ है, और यदि पसीना गर्दन के ऊपर आ रहा है तो व्यक्ति अस्वस्थ है। पसीना दो तरीके से देखा जाता है, एक चिकनाई युक्त और एक पानी से युक्त। यदि आपको केवल पानी आ रहा है, बॉडी को ठंडा कर रहा है, तो वो जल तत्व है। इसका मतलब ये हुआ कि रक्त डिसबैलेंस है। और यदि चिकनाई में बदबू आ रही है, पसीने में बदबू आ रही है, या चिकनाई गाढ़ी है, तो समझ जाइए ये एक हेल्दी कंडीशन की निशानी है। यदि ये चेहरे पे आ रहा है तो शरीर को हानि पहुंचा रहा है, यदि शरीर पे आ रहा है तो मांस को बल दे रहा है। इसी तरीके से मेदस से जब अस्थि का निर्माण होगा तो स्वेद बनेगा। जितना स्वेद आएगा, जितना पसीना बहेगा, अस्थियां उतनी मजबूत होंगी।
अस्थियों की स्ट्रेंथ हम बाल से, रोम से, नाखून से और दांतों से देखते हैं। अगर ये चीजें मजबूत हैं, चारों चीजें, इसमें भी तीन मेन है, बाल, दांत और नाखून, अगर ये टाइम पे बढ़ रहे हैं या ये मजबूत है तो समझ जाइए आपकी अस्थियां अच्छी हैं। यदि इनमें डेफिशिएंसी है तो समझ जाइए आपकी अस्थियां कमजोर है। आप इसी से ही अच्छे से अनुमान लगा सकते हैं कि आपकी अस्थियां किस प्रकार की। उसके बाद इससे मज्जा का निर्माण होता है। अस्थि मज्जा बनाएगी, मज्जा आपके शरीर में चिकनाई देगी। सेम वही जो कफ के लक्षण थे वही आपको मज्जा के रूप में नजर आते हैं। बट रस थुलथुला, सुंदर, चिकना होता है। बट मज्जा मजबूत होती है। मार सहने की क्षमता मज्जा में होती है। जितना मर्जी कोई तेज मार दे, सहन क्षमता मज्जा में होती है, रस में क्षमता नहीं होती। रस को आप ऐसे मान सकते हैं पानी से भरा गुब्बारा। मज्जा को आप ऐसा मान सकते हैं ठोस कोई चीज जिसपे मारा जाए तो वो उसकी स्ट्रेंथ को अपने अंदर समाहित कर ले, जैसे रबड़। ये सबसे बड़ा फर्क है। फिर चिकने शरीर, जब हमारे शरीर पे चिकनाई नजर आती है, मजबूती नजर आती है, तो शरीर सुडैल और सुंदर दिखाई देता है। ऐसे व्यक्ति के शरीर में ही शुक्र का निर्माण होता है। और जो शुक्रवान होता है, नेचुरल सी बात है, उसको जीवन के समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। शुक्र का अर्थ है, नॉर्मली हम इसको एलोपैथी में तो रिप्रोडक्टिव टिश्यूज बोल सकते हैं, कुछ लोग इसको स्पर्म्स वगैरह भी बोल देते हैं, पर विशुद्ध आयुर्वेद में शुक्र का मतलब है स्वास्थ्य, सुंदर और मजबूत शरीर, अवस्था के अनुरूप शरीर। तो ये हमारे सप्त धातु और सप्त धातुओं के मल के बारे में था। यदि आप में से किसी को ये चीज ना समझ आई हो तो पूछ लीजिए, क्योंकि हमारा पूरा विशुद्ध आयुर्वेद का आधार यही रहता है, डायग्नोसिस का भी और ट्रीटमेंट का भी। जी, किसी को कुछ पूछना है? सर, जो आपने कुछ चीजें बताई कि इससे इसको कंट्रोल दे। हेलो आपकी आवाज कट गई बीच में। हाँ जी, जी जी स्नेह जी। सर, आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। सर, जो सर जो आपने बताया कि हम जैसे ये था ना सर, कि बॉडी के किस पार्ट से किस चीज को कोरिलेट करते हैं हम, वो सर इसमें नोट्स में है क्या? मैं समझा नहीं अभी आपकी बात। बॉडी के किस पार्ट से नहीं किसको? नहीं सर, जो अभी आपने एक्सप्लेन किया ना, वो कह रहे, जो मुंह से बोला आपने एक्सप्लेन किया। हाँ जी, नहीं वो नहीं मिलेगा आपको, कहीं नहीं मिलेगा वो आपको। ये आपको वीडियो मिल जाएगा, वीडियो को सुन के लिख लीजिएगा इसको, ये आपको कहीं रिटर्न में नहीं मिलेगा। स्नेह जी, आवाज आ रही है मेरी? जी सर। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ सर। ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। बुक्स में भी आपको सिर्फ इतनी डिटेल मिलेगी। ये मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं इसको इतना जी डिटेल सर, में ठीक बता है, पाया। नोट करना पड़ेगा सर, नोट। जी जी जी। और एनी अदर क्वेश्चन? कोई और क्वेश्चन है तो बताइए। सर, जो वो आपने पित्त, कफ और वात के लिए बताया था, वो भी यही है कि मुंह से निकलेगा? पित्त वही वाला पित्त है ये? जी जी और जी, कफ वही। वही वाला? हाँ जी, वही कफ नाक है, से जो वही निकलेगा। पित्त है। सर, इसमें वात भी कोई है? जैसे कफ और पित्त तो आया जब है आपकी इसमें। बॉडी में मेदस नहीं बनेगा तो वात का रूप ले लेगा। जी सर। क्लियर? यस सर। हाँ, नहीं बनेगा तो लेगा वो। और अगर वो बन रहा है तो ये हेल्दी, उसकी ये एक वो है, पाइपलाइन है कि आप एक एक स्टेप करके आगे बढ़ते जा रहे हैं और आपकी बॉडी में ये तरीके के टॉक्सिसिटी रिमूव हो रही है। तो आपने क्या करना है, आप इस टॉक्सिसिटी के बिहाफ पे बताएंगे कि आपका ये चीज खराब है।
अगर आप टॉक्सिसिटी को याद नहीं रखेंगे तो आप ये पता ही नहीं लगा सकते कौन से ऑर्गन, कौन से टिश्यू एलिमेंट में कमी आई है। देखिए, सप्त धातुओं को क्या कहते हैं? 7 धातुएं शरीर के मौलिक ऊतक तत्व, टिश्यू एलिमेंट हैं जो शरीर का पोषण और धारण करते हैं। यानी शरीर बनाने का कारण भी यही है और उसकी स्ट्रेंथ को बनाए रखने का कारण भी यही है, और शरीर की मूलभूत रचना में सहायक होते हैं। ये आयुर्वेद की लैंग्वेज है। इसमें रस धातु, रक्त धातु, मांस धातु, मेद धातु, अस्थि धातु, मज्जा धातु, शुक्र धातु, सारे वही सब सातों चीजें हैं और ये उनकी वेस्टेज है। अब आप ये देखिए, क्या आपके शरीर में चिकनाई है? मैं पर्सनली आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। ओजस तो आपको शरीर में तब मिलेगा जब शुक्र होगा। तो छोटा बच्चा जो आप बिल्कुल नवजात शिशु देखते हैं, या 2-3 साल का, 5 साल तक बच्चे के अंदर ओजस होता है, शुक्र नजर आता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है, उसकी सुंदरता खत्म होती जाती है, तो शुक्र बनने की जो गति है वो कमजोर होती चली जाती है। जब छोटा बच्चा होता है तो उसकी ग्रोथ जितनी जल्दी हो रही है, तो ये कहा जाएगा उसमें शुक्र की मात्रा उतनी ज्यादा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी, ग्रोथ कम होती जाएगी, शुक्र की मात्रा घटनी चालू हो जाती है या बननी बंद हो जाती है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं चिकने शरीर से। क्या आपके शरीर में चिकनाई प्रॉपर है? हम 5-6 जने हैं, किसी के शरीर में हो तो बताइए। नहीं सर, ड्राइनेस है मेरे में तो। जी, सब में होगी। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, शरीर में चिकनाहट खत्म होती जाएगी, मज्जा कमजोर होती जाएगी। तो अब मज्जा कमजोर है तो हम देखेंगे नख, रोम और दांत। क्या आपके दांत जैसे पहले पूरे भरे हुए होते थे, आज भी भरे हुए हैं? यस सर। हाँ जी, यस सर, दांत भरे हुए हैं। चंचल जी, जो नेचुरल दांत थे, क्या बात कर रहे हो आप? पॉसिबिलिटीज ही नहीं है। सर जो वर्ड टूटने से पहले की बात कर रहे हो सर? नहीं, जब आप बच्चों के दांत देखना, दांतों के बीच का जो स्थान होता है वो गड्ढा हुआ होता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो गड्ढा होता चला जाता है, दांत नुकीले हो जाते हैं हमारे उम्र बढ़ने के साथ साथ। ये सभी के साथ है, एक नेचुरल प्रोसेस है ये। जी सर। जो जंगलों में यस सर, जब दातुन करता है उनके दांत भरे हुए हो सकते हैं, बाकी हम सबके कमजोर मिलेंगे जो शहरों में रहते हैं। यस सर, तभी तो फिलिंग वगैरह करवाते हैं, दांत गैप का साइज भी घट जाता है सर करवाते हैं। पहले के मुकाबले। जो हाँ। पहले दांत का साइज की लेंथ थी उसमें, और एज बढ़ने के साथ में दांत की लेंथ भी घट जाती है एंड दांतों के बीच में गैप भी हो जाते हैं थोड़े से सर। इसका मतलब ये हुआ, चलिए छोड़िए इसको, छोड़ते हैं। अब आ जाइए रोम पे, बाल पे। लेडीज के बाल जल्दी नहीं उड़ते क्योंकि उनकी जो प्रकृति होती है वो रक्त की होती है, लेकिन जेंट्स के सिर के बाल उड़ जाते हैं, दांत खराब हो जाते हैं, मसूड़ों की समस्या आती है। अब आ जाइए नाखूनों पे। क्या आपके नाखून पे धारियां हैं? अगर हैं तो आपकी अस्थियां कमजोर है, और अगर नहीं है तो आपकी अस्थियां स्वस्थ है। अब आप अपने नाखून देखिए, अगर खड़ी हुई धारियां नजर आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर। ब्लैक कलर, ब्लैक शेड। उम्र बढ़ेगी, ये सबको मिलेंगे। इसका मतलब उम्र बढ़ने के साथ साथ अस्थि भी कमजोर होती चली जाती है। अब ये देख, लेकिन सर ब्लैक कलर की नहीं है, नॉर्मल है, लाइंस है, लेकिन यस। कोई बात नहीं, लाइन आ रही है, हम लाइन की बात कर रहे हैं। ब्लैक का मतलब कुछ और होता है, हमने ओके सिर्फ सर। लाइन की बात करी है। उसके बाद देखिए, क्या आपको प्रॉपर पसीना आता है? जब आप छोटे थे, आप सड़क पे चलते थे तो भी पसीना निकल आता था और चिकनाई होती थी उसके अंदर, रुमाल काला हो जाता था। लेकिन आज हमारे जो पसीना आता है वो पॉल्यूशन के कारण हमारा रुमाल काला काला होता है। नहीं तो अगर आप घर पे बैठे हैं तो आप देखिए, पसीना पसीना जितना मर्जी पोंछ लीजिए, रुमाल साफ का साफ रहता है, भले ही वो गीला हो। एम आई राइट और रॉन्ग? नहीं सर, यस सर। ऑयल तो आता है सर, ऑयली तो काफी बहुत बहुत होता है, मेरे साथ तो केस है सर। अच्छा, तो उस केस में हम ये कहेंगे आपका मेदस अच्छा है, अस्थियों में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब ये प्रॉब्लम क्या है? जी। अस्थियों की डेफिशिएंसी कम हुई है, उसकी इफेक्टिवनेस, उसकी स्ट्रेंथ कम हुई है, लेकिन वो और लोगों की तुलना में हेल्दी है। आप ऐसे कहोगे इसको? यस सर। ठीक है, यहाँ पे हम एज फैक्टर भी लेते हैं। अब मान लीजिए कोई बच्चा है तो उसमें आपको शुक्र तक के सारे गुण दिख जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे वो वृद्ध होता जाएगा ये चीजें सब खत्म होती जाएंगी। इवन बुढ़ापे में रस भी खत्म हो जाता है, खाना पचता नहीं है, घंटों घंटों तक पड़ा रहता है शरीर में। और वही जब दवाइयां खाने लगते हैं तो ये धीरे धीरे चीजें बनने लगती हैं, पर लास्ट चीज जो बनती है वो मांस तक आके रुक जाता है। इसके आगे चीजें बनना बहुत मुश्किल होता है, पर हम इसको बना सकते हैं। वो बनाने का जो प्रोसेस है वो ये है, मल। यदि आप मल को समझ गए, आप इनमें से कुछ भी बना सकते हो। मल नहीं समझ आया, नहीं बनेगा।
अब यहाँ पे हमने श्वेत की बात करी, तो मेदस आपका अच्छा है। क्या आपके कान में, नाक में, आंख में, नाभि में मैल बनता है या नहीं बनता? सर बनता है। उसमें यस सर, चिकनाई बनता है। पत्थर के रूप में होता है, वो ड्राई होता है। नहीं सर, ऑयली होता है। नहीं सर, ऑयली होता है। ठीक है, आप दोनों के जो मांस का स्टैंडर्ड है वो अच्छा है, नाक कान आदि का मैल बनता है, मेदस काफी हद तक बैलेंस है। यहाँ पे चंचल जी के बारे में हम ये कह सकते हैं कि मेदस कमजोर है, लेकिन स्नेह जी का अच्छी क्वालिटी का है, पर अस्थियां उनकी कमजोर है। हो सकता है अस्थियां भी मजबूत हो। अस्थियों की जो मेजरमेंट है, हम हाथों की उंगली से यहां से मापते हैं ये जगह। तो आप किसी की उंगली पकड़ेंगे तो पकड़ते ही पता चल जाएगा यहाँ पानी भरा हुआ है, सूजन है, या फिर हड्डी है। अगर हड्डी है तो इसका मतलब अस्थि मजबूत है। अगर पानी भरा हुआ है या हड्डी पतली है तो हम कहेंगे मेदस कमजोर है। क्लियर? सर हमें कैसे पता चलेगा? जी हड्डी तो सर। हमें पता चल रही है, हड्डी है। आप ऐसे करके पकड़िए, उंगली देखिए, करी। हाँ यस सर, हड्डी है। हाँ यस सर। ये इन दोनों दो जॉइंट के बीच का ये हिस्सा है, पकड़िए। हाँ यस सर, उसमें हड्डी बन मतलब, हाँ पकड़ रहे तो हड्डी आ रही है। हाँ, अब ये जो हड्डी आ रही है इसकी दो शेप होती है, एक तो ये भरी हुई होती है, पूरी स्ट्रेट होगी, और एक अंदर कोई ऐसे खालीपन का दिखाया होगा, जैसे हम बचपन में पेड़ बनाते थे उस तरीके से हड्डी है। कौन सा वाला एंगल है इसका हड्डी का? देखिए मैं एंगल सर दिखाता ऐसे हूँ, ही। मैं दिखाता हूँ। जी सर। देखिए एक स्ट्रक्चर तो आपको उंगली का इस तरीके से दिखाई देगा कि वो भरी हुई है पूरी, और एक स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिखाई देगा हड्डी अंदर की ओर जा रही है। कौन सा वाला लग रहा है आपको? ये वाला, दूसरे वाला सर, जो कलर्ड है। जॉइंट्स के साइज बड़े हैं, एंड जो बोन है वो अंदर से थोड़ी सी अंदर की तरफ गई है सर। जी, तो इसका मतलब आपकी हड्डियों की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। सर और सर मैंने अपनी बेटी की पकड़ के देखी तो बीच में से थोड़ी मोटी है, जैसे इसमें तो बिल्कुल ये नहीं दिखाई दे रही। नहीं, ये तो देखिए कोई चित्र है नहीं, प्रॉपर कोई चित्र नहीं था, तो मैंने एक एग्जांपल के रूप में इसको ली है। वो बिल्कुल पतली नहीं दिखेगी, वो इतनी दिखेगी, ऐसे यहां तक दिखेगी। इसको सर आप ऐसे मान लीजिए, ये बन नहीं रहा इससे पूरा, जैसे इतनी उंगली भरी हुई मिलेगी आपको, ये इतनी भरी हुई मिलेगी ऐसे। हाँ यस सर, यस सर। ठीक है, अगर ये वाला स्ट्रक्चर है, आप छोटे बच्चे की उंगली कभी पकड़ना, ये स्ट्रक्चर मिलेगा आपको हमेशा। जो हेल्दी पर्सन होगा, मजबूत बॉडी होगी, उसको उसमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। जिनके बोन्स सर की मतलब वीकनेस होगी उसमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा। ऊपर क्लियर? नीचे से इक्वल होगी। यस सर। हाँ, और ये कौन सा है, हमारी उंगली में तीन ज्वाइंट्स होते हैं, आपने ऊपर वाले दो ज्वाइंट्स को कवर करना है। जैसे एक तो ये हो गया और एक ये हो गया नीचे का। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, एक अर्जेंट कॉल है। नहीं जी, ये जो नीचे वाली का पौरवा है ना, वो तो मोटा दिख रहा है। वो तो मोटा दिख रहा है, बट बोन जो है वो अंदर से स्लॉटेड
फ्लटर हो गई है, शेप बन गई है बोन की थोड़ी सी, ओके। सीम्स टू लाइक दैट। हम्म। हेलो। यस सर। जी। अभी कुछ पूछ रहे थे आप लोग? तो जो हथेली के साथ जुड़ी होती है उसका तो स्ट्रक्चर सेम ही रहता है। हथेली के साथ ऊपर, हाँ नीचे, उसमें नहीं, उसमें भी अंतर होता है, लेकिन उससे हम कुछ और देखते हैं। जी आपने सर। अगर बोन्स की स्ट्रेंथ देखनी है तो आपने ऊपरी हिस्से में देखनी है, यहाँ पे। जी सर। ठीक है, चंचल जी सर जो क्लियर है? स्केलेटल हम्म। जो स्केलेटल सिस्टम में जैसे बोन की स्ट्रक्चर देखते हैं, हम्म। दिस सीम्स टू लाइक दैट ओनली, कि जॉइंट्स के साइज बड़े हैं, एंड जो दो जॉइंट्स के बीच में जो बोन का पोर्शन है उसमें कर्वनेस है थोड़ी। वो जो कर्वनेस है वो आप ये कह सकते हो कि वो बोन्स की वीकनेस को शो कर रहा है आपकी। ओके सर। ठीक है, अगर वो स्ट्रेट का वो होता तो आपकी जो बोन्स है वो हेल्दी पोजीशन में होती। अब वो कर्व जितना जितना बढ़ता जाएगा उतना उतना प्रॉब्लम्स बोन्स में बढ़ती जाएंगी। देखिए, कोई चीज आपको नेचुरली जो मिली है वो एक एक खास स्ट्रक्चर में मिली है। आप बच्चे का हाथ देखेंगे, कर्व उसमें भी होता है, पर हम उसको 100% स्ट्रेट मान के चलते हैं। उसके बाद जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वो कम होता जाता है। उसी के आधार पर हम कहते हैं कि आपकी बॉडी में इतनी डेफिशिएंसी है। यदि किसी व्यक्ति की ये चीज ज्यादा पतली है तो आप उसको हाथ में लेते ही कह सकते हो कि आपकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है या आपको विटामिन डी की कमी है। तो ये बॉडी के लक्षण होते हैं जिनको हमें स्टडी करना होता है। तो ये जो चार्ट बनाया है वो ये हमें यही सब सिखाता है, ये वाला। जी सर। हाँ, सर सब उंगली में सेम तो नहीं है। सब उंगलियों में आपको लगभग सेम मिलेगा। अच्छा, इसमें एक और चीज है, हम सुजोग का रूल पढ़ते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। आपने ये चीज भी बोली कि यहाँ से देखें तो ये आपके हाथों की ये वाले हिस्से पोर्शन को शो करेगा। देखिए, आपके तीन तीन निशान है उंगली में, यस सर। एक, दो, तीन। ये जो ऊपर का निशान है ये हमारी ये है। जो बीच का मिड का निशान है वो यहाँ से यहाँ तक, कोहनी तक की जगह है। और जो यहाँ से यहाँ नीचे है वो यहाँ से यहाँ तक की जगह है। अगर आपके यहाँ पे दिक्कत आ रही है ऊपर वाले हिस्से में तो आप ये कह सकते हैं कि कलाई से कोहनी तक दिक्कत है, वहां पे डेफिशिएंसी है। और अगर नीचे वाले हिस्से में नजर आ रही है तो आप कह सकते हैं कि कंधे से कोहनी तक दिक्कत है। ये तो क्लियर है? यस सर। ये दो फिंगर्स, जी सर। सबसे पहली और सबसे आखिरी, जल तत्व और वायु तत्व, दोनों हैंड्स को इंडिकेट करेगी। जी सर। दूसरी पैर को। ये दोनों फिंगर्स आपके पैरों को इंडिकेट करेंगी। यस सर। तो अगर आपके अपर लिम्स में कोई दिक्कत है तो ये उंगलियां पतली होंगी। आपके लोअर लिम्ब में दिक्कत है तो ये उंगलियां पतली होंगी, और अगर दोनों में दिक्कत है तो दोनों पतली होंगी। ठीक है, जी जी। चंचल जी क्लियर है? यस सर। अगर आपकी फर्स्ट टू फिंगर्स यानी फर्स्ट हैंड और सॉरी वायु फिंगर और आकाश फिंगर में दिक्कत आ रही है तो आपकी बॉडी में राइट साइड प्रॉब्लम है। यदि आपके ये लास्ट टू फिंगर्स में प्रॉब्लम आ रही है तो आपके लेफ्ट साइड में प्रॉब्लम है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है। जी सर। क्लियर? यस सर। अब आप तुलना कीजिए, आपके कौन से हाथ में दिक्कत है और कौन से पैर में दिक्कत है। तो आपको मोस्टली हड्डियों में जो डेफिशिएंसी दिखेगी वो दो फिंगर्स में सेम दिखाई देगी, या तो फर्स्ट टू फिंगर्स में या लास्ट टू फिंगर्स में। बताइए। नहीं सर, इक्वली नजर आ रही है सारी। आपकी बॉडी में बोन्स की जो क्वालिटी है वो अच्छी है, स्ट्रेंथ अच्छी है बोन्स की, तो आपको इक्वल नजर आएगी। लेकिन अगर आप अनुभव करेंगे तो 19-20 का अंतर आपको हर एक में दिखाई देगा। उसी से अनुमान लगाया जाता है कि इसकी तुलना में कितनी कमी है। हम तुलना में चलेंगे सब कुछ।
अब मान लीजिए एक व्यक्ति का जो टेम्परेचर बताया गया है, हम एलोपैथी की टर्म्स कंडीशन में चलते हैं, 80-120। यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 81-121 है, तो हम उसे बढ़ा हुआ बोलेंगे, घटा हुआ बोलेंगे? हम तो नॉर्मली उसको नॉर्मल बोल के छोड़ देंगे, पर एज पर लॉजिक न्यूट्रल मात्रा से थोड़ा सा बढ़ा हुआ है, तो उसको 120 वाले व्यक्ति की तुलना में प्यास थोड़ी सी ज्यादा लगेगी, बस इतना सिम्टम आएगा। और ये इतना मामूली सिम्टम है कि इसको कोई रीड नहीं कर सकता। और जो व्यक्ति इसको रीड कर लेगा उसका प्रोग्नोसिस बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसका देखने का नजरिया और उसे अलग हटके हुआ। ठीक है। इसी तरीके से यदि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 79-119 है, तो हम इसको लो ब्लड प्रेशर के सेक्शन में देखेंगे। इस चीज का अनुभव आपको तब होगा जब आप ब्लड सर्कुलेशन की रिपोर्ट पढ़ते हैं। डॉक्टर कहेगा आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, और आपकी बॉडी कह रही है आपको थायराइड हो रखा है या शुगर हो रखा है, तो ये चीज वहां क्लियर होती है, बहुत अच्छे से समझ आती है। जब आप 10-12 रिपोर्ट पेशेंट की हाथ में लेके बैठोगे, तो आप तुरंत कहोगे इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, इसको ये बीमारी है, और डॉक्टर कह रहा है जी ये बिल्कुल ठीक है। क्लियर हुआ स्नेह जी? यस सर। ऐसे आपने कई पेशेंट भी देखे होंगे, कई लोगों से मुलाकात भी होगी, वो जो कहते हैं कि जी हमारी रिपोर्टें तो नॉर्मल आती हैं, पर फिर भी अंदर से प्रॉब्लम है। हाँ, ऐसा कई पेशेंट बोलते हैं सर कि रिपोर्ट्स नॉर्मल है बट इंटरनल फीलिंग आर नॉट गुड। हाँ, तो वो इंटरनल फीलिंग क्यों हो रही है? वो इसी कारण से हो रही है कि उसका सेक्शन या तो बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है, एबनॉर्मल स्टेज से बढ़ा हुआ है या घटा हुआ है। यस यस, भले ही वो माइन्यूट में रहेगा बट रहेगा वो चेंजेस। जी, तो उसे मशीनें अभी इतनी जल्दी पकड़ नहीं पाती। जी सर। हाँ जी। अच्छा, दूसरा, आहार और विहार, भोजन, परिश्रम और विश्राम के द्वारा इन एफिशिएंसीज में, इन फ्रीक्वेंसीज में अंतर आता रहता है। कभी ये ज्यादा हो जाते हैं, कभी कम हो जाती है। जैसे आप देर तक जागे रहे तो आपको थकान अनुभव होगी, आपने ज्यादा खा लिया तो आपको थकान अनुभव होगी, आप खाना कम खाते हैं तो आपको हाई एनर्जी फील होगी। तो ये फ्रीक्वेंसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, हमेशा अप एंड डाउन चलती रहती है। तब इनको रीड करेंगे उस बात के साथ मिला के, तो आप अच्छी रीडिंग कर पाएंगे। यस सर, वो फ्रीक्वेंटली चेंज होती है, डे टू डे चेंज होती है वो। इवन डे टू डे नहीं, एक दिन में भी कई बार चेंज हो जाती है सर। जी, वो सेकंड टू सेकंड चेंज होती है। यस सर। जैसे मान लीजिए आपको पता लगा भी आपको लॉटरी लग गई, तो क्या होगा? आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, घटेगा? इमीडिएटली बढ़ जाएगा सर। और अगर ये पता लगे कि सब कुछ लुट पिट गया, तो बीपी एकदम श्रिंक कर जाएगा सर। श्रिंक नहीं करेगा, हाई करेगा। नहीं, देखिए, हाइपो में चला जाएगा ना सर पेशेंट तो। नहीं, हाइपर में जाएगा वो, तभी अटैक आएगा। जो हृदयाघात होता है वो खून का दौरा बढ़ने की वजह से होता है, घटने की वजह से किसी को नहीं होता। यस सर, हाइपर होता है तब भी होता है जब हाई होता है। जी, ओके। तो दोनों ही अवस्थाओं में आपको जो हृदयाघात के इंडिकेशंस मिलेंगे वो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से होंगे। क्लियर? ये थोड़ा सा एक बार दोबारा एलैबोरेट करें सर। देखिए, आप बिल्कुल न्यूट्रल अवस्था में बैठे हुए हैं, आपको अचानक से सुनने को मिला कि दुकान में आग लग गई, तो आप उठ के भागेंगे या कहेंगे कोई बात नहीं? उठ के भागेगा सर इंसान। इसका मतलब गर्मी आई, गति बढ़ी ना। यस। तो गति बढ़ेगी तो खून का दौरा बढ़ेगा, घटेगा? बीपी बढ़ेगा सर। तो बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक आएगा या घटने की वजह से आएगा? बढ़ने की वजह से आएगा। अब आपकी लॉटरी लग गई 100 करोड़, 50 करोड़ की, तो इतना बड़ा रकम सुन के ही आदमी खुशी के मारे ही हार्ट अटैक आ सकता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, इसमें जी। नुकसान होगा। तो दोनों ही अवस्था में जो प्रॉब्लम आई वो बढ़ने की वजह से आई, घटने की वजह से नहीं आई। जी सर। क्लियर हो गया? यस सर, यस सर। सर डाउन होने से बीपी क्या प्रॉब्लम आती है? सेम कंडीशन होगी, सेम कंडीशन होगी। जैसे ही आप में एक्साइटमेंट आई और आप उस एक्साइटमेंट को बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाए एज पर एक्शन रिएक्शन, तो वही उसी समय पलटकर उसको डाउन में ले जाएगा और मृत्यु का कारण बन जाएगा। क्लियर हुआ?
सर तब भी अटैक आया? बिल्कुल आएगा, और सेम प्रोसीजर होगा जो बढ़ने पे हुआ था, वही सेम प्रोसीजर होगा। बस ब्लड प्रेशर बढ़ के होगा तो खून में गर्मी आएगी, शरीर गर्म हो जाएगा, घट के होगा तो शरीर ठंडा पड़ जाएगा। यही दो लक्षण नजर आएंगे जो मूल रूप से अलग अलग होंगे, नहीं तो सारे लक्षण आपको एक जैसे दिखाई देंगे। तो अगर बीपी कम हो जाए, अगर हमें ऐसा डर लग रहा है तो उसको बीपी बढ़ा दें? हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आ रही है, कुछ हो रहा है, बीपी लो है, तो बीपी बढ़ा दीजिए। और बीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है तो उस व्यक्ति को गले से लगा लीजिए, उछलने कूदने मत दीजिए, वो 2 मिनट में शांत हो जाएगा। कई बार हम थप्पड़ मारने का भी सहारा लेते हैं यदि पेशेंट बहुत ज्यादा हाइपर हो रहा होता है। सर कहने का मतलब आपका शांत करना है किसी तरह भी? कैसे भी शांत करो, लेकिन आपको पहले ये अनुमान होना चाहिए कि बीपी बढ़ा है या घटा है। मान लीजिए बीपी बढ़ा हुआ है और आपने उसे मारा तो और उल्टा सर पे चढ़ जाएगा वो तो। यस सर। ठीक है, और अगर वो पहले से ही शांत है और आपने उसे गला लगा लिया तो वो बिल्कुल ही शांत हो जाएगा। तो हम जो भी एक्शन होता है उसका ऑपोजिट रिएक्शन देते हैं, इसीलिए जरूरी होता है कि हमें वात पित्त कफ या पंच महाभूत या सप्त धातु को गहराई से समझना होता है। जितना ज्यादा हम इन 3 चीजों को अच्छे से समझ जाएंगे उतना अच्छा हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। सर जैसे कई बार क्या होता है कि बंदे को कुछ गलत न्यूज मिलता है, कुछ होता है डिप्रेशन, एकदम डिप्रेस होता है, तो उसको ब्रीदिंग में हार्डनेस फील होती है। जी, और जब वो एक्साइटमेंट होता है तो उसकी ब्रीदिंग बढ़ जाती है। शायद हम ये भी एक सिम्टम मतलब देख सकते हैं, इजी होता है देखना। हाँ, लेकिन पहले केस में ब्रीदिंग जो कम हुई तो आप ये कहेंगे कि बॉडी के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ा था जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम बनी। ओके। दूसरे केस में हम ये कहेंगे ऑक्सीजन भी बढ़ी और ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ा। यस सर। ये सिचुएशन बेस्ड होते हैं, टोटली 4 कंडीशंस होती हैं। सर एक ऑक्सीजन घटेगा, कम क्यों एक बनी? बढ़ेगा, एक बढ़ेगा, एक घटेगा, दोनों बढ़ेंगे, दोनों घटेंगे। जी चंचल जी बोलिए। सर ऑक्सीजन कम क्यों बनी? ऑक्सीजन कम इसलिए बनती है कि कई बार हम लोग जैसे अचानक से भौचक्के रह जाते हैं तो हमारे जो लंग्स हैं वो शांत हो जाते हैं। लंग्स के शांत होते ही हमें ऑक्सीजन को तेजी से खींचना पड़ता है। मतलब ऑक्सीजन का कारण लंग्स है, लंग्स में प्रॉब्लम आएगी तो ऑक्सीजन? जी, लंग्स कई बार स्थिर हो जाते हैं, उसके कंडीशन में हमारी सांस फूल जाती है। इस कंडीशन को आप ये भी कह सकते हैं कि हाइपरटेंशन के पेशेंट में ये कंडीशन नॉर्मल हो सकती है। अब हाइपरटेंशन की निशानी क्या है? गर्दन के पीछे प्राकृतिक रूप से धारी का पड़ जाना, धारी के रूप में नजर आना हाइपरटेंशन का निशान है। बोलते समय अपनी बात को गौर करना, माथे पे पसीने का अनुभव करना हाइपरटेंशन की सबसे बड़ी निशानी। जब आप किसी को पढ़ाते हैं और पढ़ाते हुए आप अपनी बातों पे गौर कर रहे हैं तो आप देखेंगे आपका माथा, कान ये सब गर्म हो रहे हैं, ये हाइपरटेंशन की निशानी। और जब जब हाइपरटेंशन बढ़ेगा आपकी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा, क्योंकि जितना ज्यादा आप दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, एक्टिव दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, उतना ज्यादा आपकी ऑक्सीजन यूज होगी। तो जो लोग ज्यादा दिमाग का इस्तेमाल करते हैं उनकी उम्र कम होती है, ये नेचुरल है। सर इसका मतलब तो दिमाग कम यूज करना चाहिए? नहीं, प्रज्ञा का इस्तेमाल करना चाहिए, दिमाग का यूज नहीं करना चाहिए। दिमाग एक विजिबल बॉडी है, प्रज्ञा उसके द्वारा निकाली गई कैलकुलेशन। तो प्रज्ञा के द्वारा हम मेडिटेशन के द्वारा प्रज्ञा को बढ़ाते हैं, दिमाग को हम कुछ नहीं कर सकते। दिमाग की कैपेबिलिटीज से हम कोई छेड़ाखानी नहीं कर सकते। अगर कर सकते तो आज की डेट में जो हम एआई बना रहे हैं वो एआई ना होके हमारे दिमाग के साथ छेड़ाखानी होती है। ठीक है, यस सर। जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यस सर। वो हम मनुष्य के दिमाग से छेड़ाखानी कर रहे होते हैं, पर मनुष्य का दिमाग इतना कॉम्प्लिकेटेड है जिसे अभी तक इंसान समझ नहीं पाया है। तो एआई उसकी तुलना में याददाश्त स्टोर करने का एक प्रोग्राम है। तो आप उसमें जो स्टोर कर देते हैं वो परमानेंट सेव रहता है। तो हमारे मन में हमारे हजारों सालों की जो यादें हैं वो दबी हुई हैं, तभी हम बचपन किसी और रूप में जीते हैं, बड़े होते होते हमारे अंदर
बहुत सारे विचार आते रहते हैं और कई बार ऐसे होते हैं कि अचानक से हमें ये कैसे पता लग गया, तो वो पिछले जन्म की यादें होती है जो एक्टिव होती है। क्लियर? एनी डाउट? और कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो आज की क्लास हम लोग खत्म करते हैं। नहीं सर, फिलहाल तो नहीं कुछ। चलिए हम लोग फिर कल सर मिलते हैं। मैं जी जी सर जी। मैं कुछ सर थोड़ा सा एक बार ना सर वो कफ और पित्त और उसका बात का एक बार थोड़ा सा शॉर्ट एक्सप्लेन कर दो सर। देखिए, पित्त का मतलब है गर्मी बढ़ना, जी। ठीक है। जहां पित्त बढ़ेगी वहां लाल रंग के दाने निकल आएंगे, यस ऊर्जा सर। इकट्ठी होगी, हमला करेगी। क्लियर? यस एक्टिवनेस। सर। कफ, स्थान ठंडा, नमी से युक्त, सीलन भरा। जहां कफ होगा सफेद रंग के दाने, पित्त यानी लाल रंग के दाने, कफ यानी सफेद रंग के दाने। आलस से भरा हुआ, धीमी गति से युक्त। क्लियर है? यस सर। वात, तीव्र गति, जिसमें पित्त और कफ दोनों के गुण समाहित रहते हैं, पर पित्त की अधिकता होती है, कफ की कमी रहती है। तो जो गति करता है, अपने स्थान से हिलता है, वो वात है। जल्दी जल्दी बोलना, जल्दी जल्दी काम में लगना, जल्दी जल्दी कोई चीज को याद कर लेना और जल्दी जल्दी भूल जाना, ये वात के गुण बताए। वात में ड्राइनेस होती है, रूखापन होता है। वात में नाराजगी नहीं होती, वो 2 मिनट में नाराज होगा, 2 मिनट में शांत हो जाएगा। क्लियर? यस सर। हाँ। सर फिर इनको कंट्रोल कैसे कर सकते हैं हम? इनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ये अपने आप उठते हैं, अपने आप बैठते हैं, लेकिन आप इनको देख के इनकी ऑपोजिट क्रियाएं करके इनको बैलेंस कर सकते हैं। अगर आप हाँ में पित्त वही की सर। अधिकता है तो कफ का कफ बना लीजिए, कफ की अधिकता है तो पित्त बना लीजिए या वात बना लीजिए, वात की अधिकता है तो कफ बना लीजिए। इस तरीके से चलता है। सर फिर कफ को कैसे बनाएंगे, कौन कौन सी चीजों से हम कफ का? अभी आप मुझे आप बोल रहे हैं, यस सर। इसे गुस्से से बोलिए। सर तब कफ को बनेगा सर, मुझे गुस्सा ही नहीं आता। नहीं, मतलब आपको एक्टिंग कर रही है, इसे क्रोध से बोलिए। सर नहीं बोल आप पाऊंगी। प्यार से भी बोले तो इसे कहिए ऐसे कैसे बन सकता है। क्लियर? यस सर। तो ये हो गया क्रोध में, यानी इसमें पित्त की अधिकता हो गई। यस सर। लेकिन अगर हम आपकी वॉइस में जाएंगे तो वॉइस में अभी भी वही मिठास है, तो हम बोलेंगे पित्त की अधिकता युक्त कफ की आवाज है। ये सर मुझे पित्त ज्यादा है, मैं इसीलिए पूछा कफ को हम कैसे प्रोड्यूस करें। ये चीजें प्रोड्यूस आप नहीं कर सकते, ये आपकी बॉडी में संस्कार रूप से रहती है, आपके भोजन से प्रभावित होती है। यदि आपकी नींद पूरी है, यदि आप स्वस्थ हैं, तो कफ बनेगा ही बनेगा। आप उस प्रोसेस को रोक नहीं सकते। नहीं ये सर, जैसे हमारे पास कोई आया तो हम फिर उसको मतलब कुछ चेंज नहीं कर सकते उसके अंदर। कर सकते हैं, तब आप उसका जीवनचर्या जानेंगे, उसकी समस्याओं को, परेशानियों को जानेंगे, उसके खान पीन के पैटर्न को जानेंगे और सब में कफ वाली चीजों को जोड़ देंगे। अब मान लीजिए कोई आपके पास आता है, मान लीजिए मैं ही आता हूँ, मेरी आवाज में तीखापन है, देखिए यस हैगा। सर। आप यस मुझे सर। बोलिए कफ बढ़ाने वाली चीजें खाइए। हाँ यस सर, कफ बढ़ाने वाली चीजें। हाँ, तो नेचुरल सी बात है, मेरी आवाज धीमी हो जाएगी। यस सर। अब मान लीजिए मैं घी खाता हूँ, तो ये जो तीखापन है वो बिल्कुल सॉफ्टनेस में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ सर, वही पूछा मैंने, कफ की चीजें खानी है यानी कि घी खाना है। जी। मैं अगर और नींद जिसके अंदर मैं अगर नींद पूरी लेता हूँ तो मेरे अंदर कफ बन जाएगा। क्लियर? यस सर। और यदि मैं इस बात को जानता हूँ कि वात पित्त कफ क्या है, कैसे कंट्रोल किए जाते हैं, तो इस वक्त मैं कफ की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ। जी। समझ आया या नहीं आया? ये बात की लैंग्वेज। यस सर। सर समझ आया सर, आपका कहने का मतलब अगर वात बढ़ा हुआ तो हम कफ है तो सॉफ्टनेस मतलब लेके आए अपनी। जी और घी, इसका घी का यूज करें। हाँ बिल्कुल। और अगर आप इन बातों को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी करके दिखाया, पहले मैं पित्त में बोल रहा था, बोलते बोलते मैं कफ में आया और कफ से मैं वात में चला गया। यदि आप इन चीजों को जानते हैं तो इसी को सम्मोहन विद्या बोला गया है। अगर आप बोलने के दौरान
इन चीजों को अनुभव कर सकते हैं, तो आप सामने वाले से कोई भी बात बनवा सकते हैं। हाँ सर, जैसे आपने बोला ना लास्ट में कि अब समझ में आया कि नहीं आया, वो पित्त प्रवृत्ति नहीं, कब मीठा बात बोला वाला ना सर ने, रफ होता है, रफ होता है, रूखा होता है। हाँ अच्छा हाँ सर, बात कफ बात वाले में मिठास होगी। कफ वाले में मिठास होगी, पित्त वाले में तीखापन होगा, वात वाले में जल्दबाजी होगी, ड्राई पर। कोई केयरनेस नहीं होगी, ड्राइनेस होगी। तो जो आपने बोला था बाद में कि अब समझ में आया कि नहीं आया, हम उसको बात- कहाँ किस में लेंगे? बात बात यस सर जी। रूडली बोला ना सर ने, अभी समझ आया नहीं आया, कहने का मतलब ये। हाँ। यस सर। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ये बात पित्त कफ का? हाँ यस सर। सर ऐसे ही एक बार बट सर पृथ्वी उसमें और गुस्सा उसका भी भी। तो था, उसमें गुस्सा भी तो रहेगा सर, कि फ्रस्ट्रेट होके आपने बोला कि यार बार बार समझाना पड़ रहा है, अब आपकी समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, फ्रस्ट्रेशन आती बात खाली में, बात ही नहीं रहेगी ना। ये पित्त में है। फ्रस्ट्रेशन यानी गुस्सा, यानी क्रोध, यानी गर्मी, ये पित्त में चली जाएगी। यहाँ तो मेरे सर को अगर क्या बोल रहा हूँ, इसलिए ये बात है। अगर यही चीज नहीं, मैंने नाराज होके बोली होती तो ये पित्त हाँ होता। यस सर। तो आप यस सर, वही मैं बोलने थे। बात है या पित्त है? जी चंचल जी, आप कुछ कह रहे हैं? हाँ सर, वही मैं बोल रही थी, अगर सर आपने गुस्से से बोला होता यही बात तो तब पिता था। जी। तो ये अवस्थाएं बहुत तेजी से बदलती हैं, और इसमें 3 रूप होते हैं। स्थूल, जो आप मेरे को सुन रहे हैं, सूक्ष्म, जो मेरे अंदर चल रही हैं, और कारण, जिसकी वजह से आप ये बातें सुन पा रहे हैं। जी सर। क्लियर? सर यस सर। हाँ, ये एक कॉम्प्लिकेटेड विषय है, दर्शन शास्त्र है ये पूरा एक तरह से, और ये ऐसे ऑनलाइन नहीं सीखा जा सकता, आमने सामने रहते हुए जब आप इसे सीखेंगे तो ये बहुत मजेदार चीज है। और ये चीजें समझ आ गई तो प्रकृति ऐसे रखती है जैसे हमारे साथ 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 चल रही है। हम प्रकृति में भी बदलाव ला सकते हैं इन बातों से। आप अपनी इच्छा से, पेड़ भी जीवित हैं, आप उनका सेवन करते हैं, आप उनको खाते हैं, तो उनकी और आपकी चेतना एक है। यदि आप उस चेतना को समझ जाए तो उनके साथ तालमेल बना सकते हैं, उनसे काम करवा सकते हैं। और ये किसी को बताएंगे तो वो कहेंगे मूर्ख है, लेकिन ये रियलिटी है। जापान में लोग पेड़ से गले लग के अपनी बीमारियां, अपनी नेगेटिविटी उनको दे देते हैं। ये आपने सुना हाँ होगा। यस सर। बात करके गले लगा के। तो ये सर सारी, ऐसे ही जी, एक बार वो भी चीज एक्सप्लेन कर दो सर, पृथ्वी आकाश ये सब चीजें शॉर्ट। आकाश, पृथ्वी, वायु। यस सर। आकाश यानी खाली स्थान, जहां पे आपको अपनी चेतना का भान ही नहीं होता, आपको पता ही नहीं होता आप कौन है, क्या है, कैसे है। वायु, जहां पर आपकी गति होती है, वायु आकाश में रहती है। अग्नि, सेम, गर्मी। जल, नमी। और स्थूल, जो आप हैं, यानी पृथ्वी। जी सर, पृथ्वी नमी। नहीं, पृथ्वी स्थूलता। जो भी आप शब्द निकाल रहे हैं, सोच रहे हैं, पृथ्वी आप ये कह सकते हैं एक धरातल, जिसके ऊपर सारी चीजें निर्माण की जा रही हैं। सर पृथ्वी को थोड़ा सा समझ नहीं आया सर। आप अभी जमीन पे खड़े हैं, यस सर। आधार हो गई ना जमीन आपका। हाँ यस सर, समतल। जी। इसी तरीके से किसी भी बात को रखने के लिए आपको एक आधार की जरूरत पड़ेगी, वो पृथ्वी तत्व है, बेस यानी। बेस। जी सर। ओके सर। सर उनको बीमारियों से हम कैसे कनेक्ट करें सर? जैसे अभी आप किसी की बॉडी में सर्कुलेशन की कमी है, ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं हो रहा, तो हम वायु की कमी होगी। ब्लड सर्कुलेशन अगर प्रॉपर नहीं हो रहा, तो आप अगर इसमें जा रहे हैं वात पित्त कफ में, तो आप ये भी कह सकते हैं कफ है, कफ की अधिकता है, यानी ब्लड में कफ बढ़ गया है, जिसकी वजह से ब्लड चल नहीं पा रहा। ये भी कह यस सर। सकते हैं वायु की कमी है, क्योंकि वायु ही दोनों को चलाने का काम करती है। यस सर। ये भी कह सकते हैं कि पित्त की कमी है, पित्त कम होगा तो कफ बढ़ जाएगा, कफ बढ़ेगा तो नेचुरल सी बात है ब्लड थिक हो जाएगा, पित्त पतला होगा तो खून तेजी से बहेगा। तो नेचुरल सी बात है, पित्त की कमी तो नहीं है। तो कफ और वात में जाएंगे, और क्योंकि वात ही वो चीज है जो दोनों को चलाने का काम करती है, इसलिए सबसे पहले वात लिया जाएगा। मतलब बात की प्रॉब्लम है तभी सर्कुलेशन प्रॉपर नहीं है। अगर कोई कहता है मुझे दर्द है, दर्द जैसा अनुभव है, मीठा मीठा दर्द है, दर्द शब्द जहां आया समझो बात।
हाँ यस सर, वो तो आपने बताया। ओके सर, ठीक है सर, मेरे को और कुछ नहीं पूछना। चलिए, ओके, गुड नाइट ऑल। गुड नाइट सर। बात बढ़ गया